नमस्कार दोस्तों। हमें पता है कि सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। पर क्या आपको पता है सोलर रेडिएशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, डीएनआई, डीएचआई और जीएचआई। इनमें से कौन सा कंपोनेंट या कौन से कंपोनेंट्स सोलर पैनल एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं? तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे, विच कंपोनेंट और कंपोनेंट्स आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सोलर पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर रेडिएशन एक तरह का एनर्जी है जो कि हमें सन से मिलती है और ये एनर्जी धरती पर पहुंचती है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, डीएनआई, डीएचआई और जीएचआई। चलिए आइए समझते हैं इन तीनों को एक एक करके। सबसे पहले डीएनआई, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। अगर मैं एक सरफेस लूं और उसको कुछ इस तरीके से रखूं कि सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़े उस सरफेस पे, और ये जो एनर्जी इस सरफेस से पड़ेगी, बाद में मैं इसको नाप लूं सुबह से लेकर शाम तक, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस या डीएनआई। अभी हम जानते हैं कि सूरज और धरती दोनों के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो हर पल चेंज होती रहती है। अभी सूरज यहां है तो कुछ टाइम के बाद वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो सूरज की रोशनी, जो किरणें आएंगी, फिर मुझे अपने सरफेस को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो सूरज की किरणें हमेशा उस सरफेस पे नॉर्मल सीधी पड़ती रहें। तो इस तरीके से मैं अपने सरफेस को बार बार चेंज करता रहूंगा सुबह से लेकर शाम तक, ताकि सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती रहे और जो मुझे टोटल वैल्यू मिले एट द एंड शाम को, उसको मैं डीएनआई बोलेंगे, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। तो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस क्या है? एक तरह से सीधी रोशनी है सूरज की, जो कि सरफेस पे हम पकड़ लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं उस सरफेस पे जो कि नॉर्मल होता है उस रोशनी के, और उस कंपोनेंट को बोला जाता है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। अब हम बात करते हैं डीएचआई की, दैट इज डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। देखिए, सूरज की रोशनी सीधी आती है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तब वो स्कैटर हो जाती है। क्लाउड्स की वजह से, एयर की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से वो स्कैटर होके डिफ्यूज्ड फॉर्म में धरती पे पहुंचती है, कुछ इस तरीके से टकरा के, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों आ गया? हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं हर पल, ये हर हर जगह से आ रही होती है, टकरा के, डस्ट पार्टिकल से, एयर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से, बादलों से टकरा के हर जगह फैल जाती है। तो मेरा तो कोई पर्पस सर्व नहीं होगा कि मैं एक तरफ नॉर्मल सरफेस रखूं तो दूसरी तरफ से भी डिफ्यूज रेडिएशन आ रही है, वो सरफेस के नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से आ रही है। इस केस में हम हॉरिजॉन्टल इरेडियंस लेते हैं। नॉर्मल का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डिफ्यूज्ड हर जगह फैल जाती है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि धरती के सरफेस को कंसीडर करते हैं। तो डीएचआई इज द सनलाइट दैट रीचेस द अर्थ आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड बाय क्लाउड्स, एयर, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स. It comes from all direction in the sky, not just directly from the sun, and falls on a horizontal surface. Horizontal surface का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि डिफ्यूज्ड इरेडियंस हर जगह से आ रही होती है। आप एक कोई नॉर्मल सरफेस नहीं रख सकते। एक रेडिएशन के लिए अगर आप नॉर्मल रखोगे तो दूसरा जो रेडिएशन आ रही है, तो दूसरे रेडिएशन के टुकड़े आ रहे हैं, उसके लिए वो सरफेस नॉर्मल नहीं होगा। तो इसलिए डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस का कॉन्सेप्ट लिया जाता हो। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डीएनआई का देखते हैं, हमने बचपन में भी किया था। अगर आपने नहीं किया तो देखिए, समझते हैं इसको। हम क्या करते थे, जो एक कॉन्वेक्स लेंस, एक तरह का लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, हमने सूरज की रोशनी के बिल्कुल उसकी सरफेस को इस तरीके से रख दिया, सूरज की रोशनी उस पर सीधी पड़ रही है, दैट इज उसका सरफेस परपेंडिकुलर है इस रोशनी के। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया डीएनआई। और दूसरे एंड में, दूसरी तरफ मैंने कागज रख देता था। मैं कागज कुछ इस तरीके से दूरी पे रखता था कि इसका कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उस पॉइंट पे मैं इस कागज को रखता था, फोकल पॉइंट पे, और कागज जलने लग जाता था। तो ये क्या हुआ? कुछ इस तरीके से हुआ, ये जो डीएनआई कंपोनेंट है, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ये जब लेंस से पास होता है, कन्वर्ज हो गया फोकल पॉइंट पे, और वहां पे मैंने कागज रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है ये डीएनआई की। अगर हम बात करें कमर्शियल एप्लीकेशन की, तो सोलर कलेक्टर्स डीएनआई के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। सोलर कलेक्टर्स एक तरह के पैराबोलिक शेप के होते हैं और इनका फेस सूरज की तरफ होता, मतलब कि सूरज की डायरेक्ट किरणें, डायरेक्ट रेज इन पे पड़ती है, कुछ इस तरीके से रेड डॉटेड शेप आप देख सकते हो। ये जब टकराती हैं तो ये फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। और हमने फोकल पॉइंट पे कोई चीज रखी है, जैसे पानी की कैटल रखी है, तो सारी की सारी जो डीएनआई है
यहाँ पे कन्वर्ज होके आ गई और पानी की केटल में पानी गर्म उबलने लग गया। तो दिस इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ डीएनआई। अब इसको नापा किस तरीके से जाता है? इसको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं फायर हीलियोमीटर। फायर हीलियोमीटर इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कमिंग डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सन। और इसका एक्सेप्टिंग एंगल जो होता है वो 5 डिग्री के आसपास होता है। दिस इज एक्सेप्टेंस एंगल। इसको छोटा इसलिए रखा गया है ताकि सीधी किरणें ही इसके अंदर जा सके, डिफ्यूज्ड रेडिएशन इसके अंदर ना जा सके, क्योंकि हमें डीएनआई ही तो मेजर करना है। अब जब ये डीएनआई इसके अंदर जाती है, इसके दूसरे एंड पर ब्लैक बॉडी होती है जो सारी की सारी इस किरणों को एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके नीचे थर्मोफाइल होता है जो कि उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम डीएनआई को वोल्टेज के फॉर्म में नाप सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा डीएनआई को जो कि बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही हैं। ये मेरा सरफेस है जो कि नॉर्मल है इस कंपोनेंट के सीधी रोशनी के डीएनआई, और डिफ्यूज्ड जो कि बादलों से टकरा के, एयर मॉलिक्यूल से टकरा के, डस्ट पार्टिकल से टकरा के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ रही है। अब हम बात करते हैं जीएचआई की, दैट इज ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इररेडियंस। ग्लोबल मतलब जो सारी चीजें इंक्लूड करने वाला है। हॉरिजॉन्टल इररेडियंस यानी कि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करेंगे। अब इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस क्यों कंसीडर करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। देखिए, जो DHI है दैट इज डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इररेडियंस, ये तो हर तरफ से यूनिफॉर्मली आ रहा है। आई अज्यूम यूनिफॉर्मली आ रहा है और एक ग्राउंड पे ही हम इसे नापेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई मैं सरफेस नॉर्मल नहीं बना सकता। अगर इसके लिए कोई सरफेस नॉर्मल बनाऊंगा तो वो सरफेस इसके लिए नॉर्मल नहीं होगा। अगर इसके लिए नॉर्मल बनाऊंगा तो इसके लिए नॉर्मल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस में सारी DHI आती है और एक पर्टिकुलर एरिया पे उसको नाप लेंगे। तो GHI क्या हो गया? एक तो DHI को जोड़ दो किसके साथ? डीएनआई कॉस बीटा के साथ। अब ये बीटा क्या है? बीटा इज द जेनिथ एंगल। ये जो मैंने लाइन खींची है, जो कि ये ब्लैक कलर की लाइन है, इस ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा कंपोनेंट है ग्राउंड पे जो पड़ रहा है। डीएनआई का कौन सा कंपोनेंट है? वो है डीएनआई कॉस बीटा, यानी कि डीएनआई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, जो कि ग्राउंड पे सीधा पड़ रहा है। तो डीएनआई कॉस बीटा ग्राउंड पे बिल्कुल सीधा पड़ रहा है, और डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस उसका सम क्या कहलाता है? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। तो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस क्या हो गई? जमीन पर, ग्राउंड पर कितनी रेडिएशन आ रही है, जो कि सम होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीएनआई और साथ में डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। तो इस तरीके से हम जीएचआई को नापते हैं, और इसे नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं पायरानोमीटर। पायरानोमीटर मेजर्स द टोटल सोलर रेडिएशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। ये प्रोटेक्टिव लेंस है जो कि हर तरफ से रेडिएशन को आने देता है। ब्लैक बॉडी उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट करती है। ये थर्मोफाइल इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम सुबह से लेकर शाम तक पायरानोमीटर से जीएचआई, टोटल जीएचआई कितना है, उसको नाप सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, उसके बेसिक्स को जानना चाहते हो, सोलर सिस्टम को किस तरीके से साइज किया जाए, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, फाइनली फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाए, तो मेरा कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस कोर्स के साथ आपको सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट भी मिलेगी, जो कि विद इन मिनट्स आप पूरा सिस्टम साइज, डिज़ाइन और उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकाल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो और उस कोर्स को ज्वाइन करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि सोलर पैनल कौन सा कंपोनेंट लेता है। सोलर पैनल टेक्स ऑल। सोलर पैनल सारी इनकमिंग रेडिएशन को लेता है, चाहे वो डीएनआई हो, डीएचआई हो या रिफ्लेक्टेड हो, उसको एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। एज लॉन्ग एज वो जो लाइट है, वो जो फोटोन है, उसकी एनर्जी इतनी हो कि वो बॉन्ड एनर्जी को तोड़ सके और उसमें से इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिलीज कर सके। Solar cell converts any photon from any angle that hits the surface into electric current as long as the light is strong enough. Light is strong enough का मतलब कि वो फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये जो सिलिकॉन है उसकी बॉन्ड एनर्जी को तोड़ सके और इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर सके। There is no requirement that light must be direct. Even the scattered photons generate current. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइट को सीधा ही पड़ना चाहिए सोलर पैनल्स पर। जब तक फोटॉन्स किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे और बिजली बनाएंगे। इवन स्कैटर्ड फोटॉन्स जनरेट करंट।
फाइन। चलिए बारी बात, अब ये बात समझ आ गई कि सोलर पैनल्स किसी भी तरह की रेडिएशन कहीं से भी आ रही हो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिजली बनाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, हम अपने आसपास देखते हैं सोलर पैनल्स को तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, सूरज की तरफ। जब भाई सोलर पैनल्स हर तरफ से, हर जगह से रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है कि हम सोलर पैनल को सूरज की तरफ लगाएं? फ्लैट ही लगा दो ग्राउंड पे, जब वो हर तरफ से, हर जगह से एब्जॉर्ब कर रहा है। वेल, वो हर तरफ से, हर जगह से एब्जॉर्ब करता है और बिजली भी बनाता है, लेकिन अगर हम सूरज सोलर पैनल को सूरज की तरफ रखेंगे तब वो ज्यादा बिजली बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। वाई वी फेस सोलर पैनल्स टुवर्ड्स सन, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो, वन डायमेंशनल व्यू मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी सोलर पैनल को सूरज की तरफ किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से किया है कि सूरज की रोशनी इसके बिल्कुल सीधी पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है। अब इस ए बी पे गौर करना, ये जो ए बी लाइन है इस पे गौर करना। अब मैं सोलर पैनल को लेटा देता हूं ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टली लेटा देता हूं। अब इस सी डी पे गौर करो आप। क्या आपको सी डी की लेंथ ए बी की लेंथ से बड़ी नहीं दिख रही? सूरज की रोशनी तो उतनी पड़ रही है, बिल्कुल मैंने पैरेलल खींची है, कुछ नहीं डिविएशन है, कोई डाइवर्जेंस नहीं, कोई कन्वर्जेंस नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। तब भी लेटाने पर सोलर पैनल को सी डी बड़ा हो गया ए बी के मुकाबले। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ बढ़ गई और उसकी वजह से सनलाइट इंटेंसिटी कम हो गई। इसके लिए सनलाइट इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सनलाइट इंटेंसिटी क्या कहती है? सनलाइट इंटेंसिटी रेफर्स टू हाउ मच सोलर पावर इज रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। जब सोलर पैनल बिल्कुल सीधा था उसका एरिया कम था, उस कम एरिया पर उतनी सूरज की रोशनी पड़ रही है। जब उसको हमने लेटा दिया, मतलब उसकी डायरेक्शन सूरज से थोड़ी सी अलग कर दी, रोशनी जहां पे किरणें पड़ रही थी, तो उसका जो ज्यादा एरिया में उतनी रोशनी पड़ने लगी, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। चलो मैं आपको टू डायमेंशनल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ मोर इंटेंसिटी है, यहाँ पे लेस इंटेंसिटी है। टू डायमेंशनल व्यू देखते हैं। ये देखिए वही सोलर पैनल है। पहले मैंने क्या किया, सोलर पैनल को इसी तरीके से अलाइन किया कि बिल्कुल सूरज की रोशनी नंबर बिल्कुल सीधी पड़ रही है इसके ऊपर। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ फोटोन्स भी एन, एन नंबर ऑफ फोटोन्स पड़ रहे हैं इस एरिया पे ए बी ई एफ पर। फाइन। तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स पड़ रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी होगी एन बाय ए बी ई एफ। नंबर ऑफ फोटोन्स एन है और एरिया इज ए बी ई एफ, तो इंटेंसिटी हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए बी ई एफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इस सोलर पैनल को मैंने लेटा दिया। लेटाने पे क्या हुआ, अब उतने ही फोटोन्स ज्यादा बड़े एरिया पे पड़ रहे हैं, सी डी जी एफ। यानी कि अब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय एरिया, सी डी ई एफ। एरिया बढ़ गया तो इंटेंसिटी कम हो गई। इसकी इंटेंसिटी, यहां पे जो इंटेंसिटी है यहां के मुकाबले कम हो गई, बिकॉज एरिया बढ़ गया। ज्यादा एरिया पर उतने नंबर ऑफ फोटोन्स पड़ रहे हैं पहले के मुकाबले, तो उतने ही फोटोन्स पर एरिया बढ़ गया, तो उससे इंटेंसिटी कम हो गई। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो वो कम करंट बनाएगा। सो दिस इज हाउ, इसलिए जरूरी होता है कि सोलर पैनल को सूरज की डायरेक्शन की तरफ रखें ताकि इंटेंसिटी, सोलर इंटेंसिटी ज्यादा हो और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बने। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कम इंटेंसिटी है, यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है। मान लिया अभी मैं क्या करता हूँ, सोलर पैनल को लिटा देता हूँ। फाइन, सोलर पैनल को लिटाया हुआ है और सूरज की रोशनी कुछ इस तरीके से आ रही है, ये बिल्कुल सीधी नहीं पड़ रही। फाइन, अब मुझे पता लगाना है सोलर पैनल पर कितनी कितनी रोशनी, सन की कितनी इंटेंसिटी आ रही है। जो डीएनआई है वो 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर है और जो डीएचआई है वो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब डीएचआई तो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है हर जगह, तो डीएचआई को तो सिंपली मैं ऐड कर दूंगा। और लेकिन डीएनआई 800 नहीं पड़ेगा, 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। डीएनआई का कंपोनेंट डीएनआई कॉस बीटा, और बीटा क्या है 45 डिग्री, जेनिथ एंगल क्या है 45 डिग्री। टिल्ट इज जीरो, जीरो का मतलब कि हमने सोलर पैनल को जमीन पे लिटाया हुआ है। तो इस पे अब टोटल जो सूरज की रोशनी है वो 800 प्लस 200 नहीं होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, डीएनआई कॉस 45। ये वाला कंपोनेंट इस पे सीधा जा रहा है और साथ में 200 डीएचआई
ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कॉस 0, 0 इज द टिल्ट डिवाइडेड बाय 2, तो वो ये जो वैल्यू है ये 200 ही निकल के आएगी। अब DNI cos 45 हो गया 800 इंटू 0.7071, cos 45 1/√2 होता है जिसकी वैल्यू 0.7071 होती है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल सनलाइट इंटेंसिटी क्या है 765.68 इसके ऊपर पड़ेगी। फाइन, क्योंकि जो DNI है 800 का 800 इस पे नहीं जाएगा, DNI cos बीटा इस पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो DNI cos 45 हो जाएगा 565.68। तो इस पे जो टोटल सोलर पैनल पे रोशनी पड़ेगी, इंटेंसिटी पड़ेगी, वो 765.68 है। और यही हमारी GHI भी है। GHI क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में जो सूरज की रोशनी आ रही होती है उसको GHI बोलते हैं। तो जब सोलर पैनल ग्राउंड पे लेटा हुआ है तो उस पे जो रोशनी पड़ रही है वो GHI के बराबर ही है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखो ये एक तरह से इंटेंसिटी है, सनलाइट इंटेंसिटी, इसको याद रखना 765 या 766 अपने दिमाग में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, सोलर पैनल को सूरज की तरफ कर दिया, कुछ इस तरीके से सूरज की तरफ कर दिया। अब मेरा जेनिथ एंगल क्या हो गया 0, मतलब कि अब ये सूरज की जो रोशनी है सीधी 0 डिग्री एंगल बना रही है सोलर पैनल के सरफेस के साथ, परपेंडिकुलर सरफेस के साथ, जबकि टिल्ट हो गया 45 डिग्री। अब इस केस में सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट इंटेंसिटी सोलर पैनल पे कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ सोलर पैनल रिसीव्स DNI cos बीटा, बीटा इस केस में 0 डिग्री है, जेनिथ एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 हो गया 1, तो 800 की 800 सोलर पैनल पड़ेगी, जबकि डिफ्यूज रेडिएशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सोलर पैनल लेटा नहीं हुआ, इस तरीके से है, तो ये वाली डिफ्यूज रेडिएशन सोलर पैनल पे नहीं पड़ रही। तो हम करेंगे DHI ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 170.71। तो 200 के बजाय ये हो गई 171.71। टोटल पड़ेगी 800 प्लस 170.71, 970.71। तो यहाँ पे पड़ रही है 970.71, और जब मैंने सोलर पैनल को लिटा दिया तब पड़ रही है 765.68। अब आपको समझ आया कि क्यों सोलर पैनल को सूरज की तरफ किया जाता है, क्योंकि जो DNI कंपोनेंट है वो ज्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से टोटल इंटेंसिटी सोलर पैनल पे ज्यादा पड़ रही है। जबकि मैंने उसको लेटा दिया तो जो DNI कंपोनेंट है सीधा नहीं पड़ा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम। हालांकि डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन तो पूरी पड़ रही है जब हमने सोलर पैनल लेटा दिया, लेकिन डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन की वैल्यू कम है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम सोलर पैनल को सूरज की तरफ करके रखते हैं ताकि सनलाइट इंटेंसिटी हमें ज्यादा मिल सके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ आया तो मेरे से क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में, आई आंसर योर क्वेरीज। और साथ में जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टूल देके जा रहा हूँ, सोलर स्नैप, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, उसे डाउनलोड कर लेना। अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि मेरी सेविंग्स कितनी होगी, मेरा सिस्टम साइज कितना होगा, तो आप इस टूल को डाउनलोड करके इसमें वैल्यूज डाल सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपकी एनर्जी बिल के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से आपकी सेविंग्स कितनी होने वाली है और आपको कितना रेलिवेंट सिस्टम साइज होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको डाउनलोड करो और पता लगाओ। मैं आपको दोबारा मिलूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।